हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, प्रत्येक दिन की तरह आज पुनः 30 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आपके समक्ष आई हूँ। आपने पिछले जो सीरीज थी उसमें देखा होगा कि आपका जो स्कोर था वो स्कोर कैसा रहा। आसान क्वेश्चन थे। फर्स्ट चैप्टर हम लेकर चल रहे हैं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। पहले 30 क्वेश्चन इससे पीछे की वीडियो में आपको दे दिए गए थे। आपने देखा आपका स्कोर कैसा रहा। आइए आज आगे के क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। आज भी प्रत्येक दिन की तरह 30 क्वेश्चन की सीरीज आपके समक्ष आई है। वही कहना चाहूँगी दोस्तों, अपने आप को जांचिए, कितना सही और कितना गलत कर रहे हो। कितना गलत हुआ, क्या कल से आज वाले में कुछ सुधार हुआ, क्या हमारे जो दिन प्रतिदिन की तैयारी है वो आगे बढ़ रही है, क्या हम अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन का आंसर अपने अंदर से खोजिए। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए टेस्ट को करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगी कि वीडियो को अंत तक देखो, लास्ट तक देखो किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और अंत में अपने आप को देखो कि कितना मैं कर पाया हूँ। इसलिए बने रहिएगा वीडियो पर। आइए पहला क्वेश्चन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चरणदास की शिष्या दयाबाई व सहजोबाई राजस्थानी हिंदी की किस बोली में रचना करती थी। विकल्प है मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी, मारवाड़ी। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। कमेंट करके जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ दोस्तों, कहना चाहूँगी आप लोग ना कमेंट करने में बड़ी कंजूसी करते हो। अपना जो भी आंसर होता है कमेंट करके आंसर दे दीजिए, ताकि मुझे भी ये पता लग जाए आप लोग किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। कहीं पेपर को डिले हुआ इसको लेकर सो तो नहीं गए हो। नहीं, सोना नहीं, हमें जागना है, जाकर उठना है, उठकर चलना है, और चलकर भी क्या करना है, दौड़ना है हमें। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए मेवाती। चरणदास की शिष्या दयाबाई सहजोबाई ये राजस्थानी हिंदी की किस बोली में रचना करती थी, मेवाती बोली में रचना करती थी। अगला क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी की कौन सी बोली बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में बोली जाती है। विकल्प है मगही, मैथिली, भोजपुरी, बिहारी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से क्षेत्र मैथिली बोली के हैं। विकल्प है सिवान, सारण, गोपालगंज, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्णिया। दरभंगा, शिवहर, पूर्णिया, वाराणसी, बस्ती, गोंडा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा, शिवहर और पूर्णिया। मैथिली बोली इन क्षेत्रों में भी मैथिली ही बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। विकल्प है शोरसेनी प्राकृत से, दूसरा है मागधी प्राकृत से, तीसरा विकल्प है अर्ध मागधी प्राकृत से, और चौथा है खस प्राकृत से। यही आपके सामने विकल्प दे देती हूँ। सी का विकल्प हमारा है अर्ध मागधी, अर्ध मागधी। तो अर्ध मागधी है, और जो डी का विकल्प हमारा है वो डी का विकल्प है खस प्राकृत, खस प्राकृत। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है।
शौरसेनी प्राकृत से, मागधी प्राकृत से, अर्धमागधी प्राकृत से, खस प्राकृत से। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। इसमें से और लगा लो, ये खस है। आंसर सभी जानते हो, पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है? खस प्राकृत से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मध्यकाल में साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था? विकल्प है खड़ी बोली फारसी, संस्कृत उर्दू, ब्रजभाषा अवधी, अवधी दक्षिणी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने चुन ही दिया, क्या हो जाएगा? सी, ब्रजभाषा अवधी। इसने पूछा मध्यकाल, और मध्यकाल में ब्रजभाषा और अवधी को साहित्यिक भाषा का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भाषा मूलतः थी। विकल्प है हिंदी का प्रारंभिक रूप, उर्दू, 14वीं-15वीं सदी की खड़ी बोली, उपरोक्त सभी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा सी, 14वीं-15वीं सदी की खड़ी बोली। दक्षिणी भाषा मूलतः थी। जो दक्षिणी किसे कहा जाता था? 14वीं और 15वीं सदी की जो खड़ी बोली थी उसे क्या कहा जाता था? दक्षिणी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणवी, मेवाती, अवधी, पंजाबी आदि के भी रूप पाए जाते हैं, क्योंकि विकल्प दिए गए हैं। दक्षिणी इन सभी भाषाओं और बोलियों से प्रभावित रही है। दक्षिणी इन सभी बोलियों के मूल क्षेत्र से ही निकली है। दक्षिणी के साथ साथ इन सभी भाषाओं और बोलियों का विकास एक साथ हुआ है। दक्षिणी भाषा इन सभी बोलियों की तरह ओकार बहुल है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, दक्षिणी के साथ साथ इन सभी भाषाओं और बोलियों का विकास एक साथ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न रचनाओं में से किसमें हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख हुआ है? विकल्प है बाबरनामा, तुके बाबरी, बादशाहनामा, जफरनामा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी में सर्वप्रथम हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मानक भाषा मुख्यतः होती है। विकल्प है जो परिनिष्ठित, शुद्ध व परिमार्जित हो, जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से साम्य हो, जो किसी क्षेत्र की आंचलिक बोली हो, भाषा प्रयोग की दृष्टि से स्वीकृत हो। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, जो परिनिष्ठित, शुद्ध और परिमार्जित हो। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा व देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली है? विकल्प है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 354। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते ही हैं, आंसर क्या हो जाएगा? ए, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी रहेगी। राजभाषा का अर्थ होता है वह भाषा जिसमें सरकारी कामकाज संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
8वीं अनुसूची में 92वें संशोधन द्वारा किस भाषा को सम्मिलित किया गया? विकल्प है संथाली, डोंगरी, मैथिली, ये सभी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि 92वां जो संविधान संशोधन था उसके अंदर क्या जोड़ा गया था आपका? बोडो मास। बोडो मास को जोड़ा गया था। तो ये आपकी दो चार भाषाएं जुड़ी थी उसमें। एक कौन सी थी? बोडो थी, दूसरी डोगरी थी, तीसरी मैथिली थी और चौथी कौन सी थी? संथाली थी। तो संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो, बोडो को भी जोड़ा गया था। तो ये बोडो मास जुड़ा था 92वें संविधान संशोधन में। तो ये सभी भाषाएं इसमें आ गई हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि है, विकल्प है चित्रात्मक लिपि, संकेतात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा सी, अक्षरात्मक लिपि। देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक लिपि है। अगला क्वेश्चन है, शोरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवहट मध्य प्रदेश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। यह कथन किसका है? विकल्प है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मेरू तुंग, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा मुख्यतः इन स्थलों में प्रचलित थी। पाली भाषा मुख्यतः इन स्थानों में प्रचलित थी। विकल्प है मगध उज्जैनी, कलिंग कौशल, श्रावस्ती नेपाल, कुरु पांचाल। और कौन कौन से में थी ये सही विकल्प का आपको कूट का चयन कर आंसर देना है। तो एक बार आपको थोड़ा सा कूट दिखा देते, ये इसकी कूट दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, कौन कौन से देखिएगा। जो पाली थी वो आपके 1 और 2 में बोली जाती थी। पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल इन क्षेत्रों में बोली जाती थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शोरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। यह विचार है, शोरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी, यह विचार किसका है? विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन, मार्कंडे, आचार्य हेमचंद्र, आचार्य भरत मुनि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ये किसका कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ। इस कथन से सहमति कौन रखते हैं? पुनः देख लीजिएगा। उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ। इस कथन से सहमति कौन रखते हैं? विकल्प है अमीर खुसरो, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकरत्यायन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर हो जाएगा डी, राहुल सांकरतेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसका संबंध शोरसेनी प्राकृत से है? विकल्प हमारे समक्ष दिए गए, कच्चायन व्याकरण, जैन साहित्य, प्राकृत प्रकाश, आनंद सुंदरी। सही कोड का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते ही हैं आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, 2 और 4। जो जैन साहित्य है और जो आनंद सुंदरी है, इन दोनों की जो भाषा रही है वो कौन सी रही है? शोरसेनी प्राकृत रही है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिए गई हैं बोली, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र दिया गया है। सूची 1 में है बांगरू, भोजपुरी, कुमायूनी, खड़ी बोली। सूची 2 में है अलीगढ़, मेरठ, अल्मोड़ा, छपरा, रोहतक। सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। ये आपके समक्ष कूट दिए गए हैं, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी। देखिए, देख लेते हैं थोड़ा सा, आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। डी में देखिए हम, जो पहला हमारे पास है बांगरू। बांगरू कहाँ बोली जाती थी? रोहतक में, है ना। हरियाणवी को बांगरू कहा गया, तो बांगरू कहाँ? रोहतक बोली जाती है। भोजपुरी, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? छपरा बोली जाती है आपकी। कुमायूनी, अल्मोड़ा में। और खड़ी बोली, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है आपके? मेरठ के आसपास, तो खड़ी बोली मेरठ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगधी के संबंध से संबंधित कौन से कथन सही हैं? जो मागधी भाषा है उससे संबंधित कौन से कथन सही हैं? विकल्प दिया गया, मागधी प्राचीन काल में दक्षिणी बिहार, मगध में प्रचलित थी। विकल्प 2 है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने धर्मोपदेश मागधी भाषा में ही दिए थे। तीसरा है, अश्वघोष के नाटकों में मागधी का प्राचीनतम रूप मिलता है। चौथा है, र के स्थान पर ल तथा श के स्थान पर श के स्थान पर श का उच्चारण मागधी प्राकृत की प्रमुख विशेषता है। सही विकल्प का सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1, 3, 4। देखिए क्या कहना चाहता है मागधी के बारे में। ऐसा नहीं केवल आंसर देना, आपको ये भी देखना है कि जो मागधी भाषा उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। 1, 3, 4 उसकी विशेषता है। पहले, मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार यानी मगध में प्रचलित थी, सही है। दूसरा कहा, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने धर्मोपदेश मागधी में ही दिए थे, ये भी सही है। तीसरा कहा इन्होंने, सॉरी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो महावीर थे, महावीर स्वामी थे, उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया वो आपका मागधी भाषा में नहीं था, ये आप भी जानते हो। वो उनकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी, तो ये गलत हो गया दूसरा। तीसरा कहता है, अश्वघोष के नाटकों में मागधी का प्राचीनतम रूप मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है, र के स्थान पर ल, श के स्थान पर श के स्थान पर श का प्रयोग मागधी की प्रमुख विशेषता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 सही है, यानी बी। अगला क्वेश्चन देखो, आयो घोष्ठ बड़ो व्यापारी, लादी खेप ज्ञान योग की ब्रज में आनी उतारी। उक्त पंक्तियां किस बोली में लिखी गई हैं? विकल्प है अवधी,
ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। और दोस्तों आपको कमेंट करके ये भी बताना कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं और ये पंक्तियाँ किस राइटर की रचना से हैं, किस रचना से ली गई हैं और उसके लेखक कौन हैं, ये भी आपको साथ में कमेंट करके बताना है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, ब्रजभाषा। आप सभी जानते हो कि ये जो पंक्तियां हैं कि आयोग आयोग होस्ट बड़ो व्यापारी, लादी खेप ज्ञान योग की ब्रज में आने उतारी। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किसने कही थी? गोपियों ने। किसको? उद्धव से। और किसके अंदर हैं? ये कौन सी रचना से ली गई है? भ्रमर गीत से ली गई है। किसकी थी ये रचना? ये आप कमेंट करके बताएंगे कि भ्रमर गीत जो रचना थी वो किसकी थी। तो ये भ्रमर गीत से ली गई है। और भ्रमर गीत भी कौन सी रचना के अंदर आता है और वह उसके रचनाकार कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन कौन सी रचनाएं अपभ्रंश काल की हैं? विकल्प दिया गया नय कुमार चरयू, मृच्छ कटी मृच्छ कटी कटिकम, तीसरा है मिलिंद पन्नोह और भविष्यक्ता कहाँ। ये रचनाएं आपकी हैं। पुनः बता देती हूँ, यहीं पे दो रचनाएं और आपकी लिख देती हूँ कि जो और दो रचनाएं हैं वो रचनाएं हमें दी गई हैं अणय कुमार चरयू। पहली रचना है अणय कुमार चरयू, अणय कुमार चरयू। और दूसरी रचना है मिर्च कटिकम। तीसरी है मिलिंद पन्नोह, चौथी है भविष्यक्ता कहाँ। तो ये सभी रचनाएं हैं और इन चारों रचनाओं में से आपको ये देखना है कि कौन सी रचना अपभ्रंश काल की है। और फिर नीचे कूट दिया गया है, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं, आंसर सभी ने चुन ही दिया होगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक और चार जो अणय कुमार चरयू है और जो भविष्यक्ता कहाँ है, ये सभी ये किसमें रचित हैं आपकी, किसकी रचनाएं हैं? ये अपभ्रंश काल की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाएं हैं। विकल्प है सिंधी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती। ये विकल्प थे, नीचे कूट दिया गया है, सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। अब सभी जानते ही हैं, आंसर शौरसेनी से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 2 3 4 कौन कौन सी? राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है और गुजराती है। ये किससे निकली हुई है? आपके शौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? विकल्प है लहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है लौकिक संस्कृत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा है पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और चौथा है मध्य पहाड़ी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहलाई। ये चार विकल्प हमारी समक्ष है, नीचे कोड दिया गया है, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर हो जाएगा बी 1 3 4। देखिए एक बार देख लेते हैं, आंसर हमारा बी हो जाएगा 1 3 4। पहला कह रहा है लहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, बिल्कुल सही है आपका। दूसरा है लौकिक संस्कृत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं थी। जो लौकिक संस्कृत थी ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा नहीं कहलाई, प्रारंभिक भाषा में आती थी आपकी। उसके बाद है चौथा है, तीसरा है पाली मध्यकालीन आर्य भाषा, बिल्कुल पाली मध्यकालीन आर्य भाषा कहलाई आपकी। मध्य पहाड़ी जो है ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहलाती है, तो ये भी आपका सही है और ये भी सही है। 1 3 4 सही है, 2 हमारा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प है संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप सभी जानते हैं सबसे पहले कौन सी आई? लौकिक संस्कृत आई। फिर लौकिक संस्कृत में संस्कृत का ही दूसरा रूप कौन, सॉरी, सबसे पहले कौन सी आई? वैदिक संस्कृत। फिर संस्कृत का दूसरा रूप आया लौकिक संस्कृत। संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, और प्राकृत के बाद क्या आई? अपभ्रंश आ गई। तो जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प है ऋग्वेद, त्रिपिटक, प्राकृत प्रकाश, जैन ग्रंथ आगम। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सबसे पहले ऋग्वेद आया, ऋग्वेद के बाद में ये वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ था। फिर त्रिपिटक आया जो कि इसमें पाली में लिखे हुए थे। फिर प्राकृत प्रकाश आया जो प्राकृत में लिखी हुई थी। और फिर जैन ग्रंथ आगम आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है साहित्य रचना के आधार पर कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं या बोलियों का सही अनुक्रम है। साहित्य रचना के आधार पर देना है। विकल्प है अवधि, अपभ्रंश, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। सबसे पहले अपभ्रंश में लिखा जाने लगा, उसके बाद ब्रजभाषा में, फिर अवधि में, और फिर खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। विकल्प है स्वयंभू की भाषा अपभ्रंश थी। दूसरा है मोगलान की भाषा पाली। तीसरा है जयशंकर प्रसाद की भाषा अवधी। चौथा है सूरदास की भाषा ब्रजभाषा। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है आपको। कौन सा युग्म सही नहीं है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। सभी जानते हो जयशंकर प्रसाद की भाषा अवधी नहीं थी, बाकी सारे विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में हमारे समक्ष दिए गए हैं आधुनिक भाषा। सूची 2 में दिए गए हैं उसका क्षेत्रीय स्वरूप। सूची 1 में है असमिया, राजस्थानी, लहंदा, पूर्वी हिंदी। सूची 2 में है ब्राचर्ड, पैसाची, महाराष्ट्री, मागधी, शोरसेनी, अर्धमागधी। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। इनका मिलान करना है, और मिलान करने के बाद में पहले आप मिलान कर लीजिएगा, फिर मैं आपको कूट दिखाती हूँ, उसके अनुसार आपको आंसर देना है।
ये आपके समक्ष दोस्तों इस साइड में कूट दिए गए हैं, उधर आपके समक्ष दिया गया है सूची दोनों, और इधर आपके समक्ष दिया गया है। इधर देखेंगे तो इधर आपके समक्ष कूट दिया गया है। तो यहाँ सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। तो इधर से आप सूची देखिए और इधर इसका कूट देखिए और सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए एक बार बी को देख लेते हैं। बी में क्या कहना चाहा है इन्होंने, कह रहा है कि ए में 3। तो अगर हम सूची को इधर देखें कि ए में 3, तो असमिया कहाँ बोली जाती है, मागधी में। मागधी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है, असमिया में। फिर है बी में 4, तो जो राजस्थानी है, राजस्थान में राजस्थानी जो है वो किसके अंतर्गत आती है, आधुनिक भाषा शोरसेनी के अंतर्गत। उसके बाद है लहंदा, लहंदा किस में आ जाती है, ब्राचड़ में। उसके बाद है पूर्वी हिंदी, ये किस में आ जाती है आपकी, अर्ध मागधी में आ जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। 59 कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है कवि या साहित्यकार और सूची 2 में है उनकी रचनाएं। विकल्प सूची 1 में है रुद्रदास, विशाखदत्त, अब्दुल रहमान, धनपाल। सूची 2 में है संदेश रासक, भविष्यता कहा, चंद्रलेखा, मुद्रा राक्षस, करकऊ चरित। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। नीचे कूट दिया गया है, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी। आप सभी जानते ही हो कि जो रुद्रदास है इनकी रचना कौन सी है, चंद्रलेखा। विशाखदत्त की रचना कौन सी है, मुद्रा राक्षस है। अब्दुल रहमान की संदेश रासक है। धनपाल भविष्यता कहाँ। ये सभी रचनाएं हमने अच्छे से याद कर रखी हैं। भविष्य किसका अच्छा होगा, जिसके पास धन होगा, है ना। और जो अब्दुल रहमान है वो हमेशा अपने गानों में रहमान जी जो हैं वो अपने ही सॉन्ग में क्या देते रहते हैं, संदेश देते रहते हैं। हमने वैसे ही याद किया था। रुद्रदास हैं, तो ये रुद्रदास हैं, ये क्या रुद्र क्या लगाते हैं हम, चंद्रलेखा, है ना। हम चंद्र जैसे चंद्र बनाते हैं, रुद्र का अपने मस्तिष्क पे रुद्र का चंद्र बना लेते हैं। उसके बाद विशाखदत्त है, तो विशाखदत्त क्या हो जाएगा आपका, मुद्रा राक्षस। ही आपको याद ही है कि विशाखा किसके पास चली गई थी, मुद्रा राक्षस के पास चली गई थी। तो ये सभी आपको याद है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है आपके लौकिक संस्कृत, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा। और ये दोस्तों ये जो यहाँ दिया गया है, ये कै का जो छोड़ दिया गया है, ये यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा। जहाँ कै को ये छोड़ रही हैं, यहाँ लिखना आपको अपभ्रंश। एक के अंदर क्या लिखना है, अपभ्रंश। यहाँ लिख देना आपको अपभ्रंश। अपभ्रंश है लौकिक संस्कृत, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। सूची 2 में है महाभारत, पद्मावत, सुजान सागर, कामायनी, श्रावकाचार। और नीचे कूट दिया गया है, सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। आप जानते हो अपभ्रंश किसकी भाषा है, अपभ्रंश आपके श्रावकाचार की है। उसके बाद में है आपके लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत किसकी है, महाभारत,
लौकिक संस्कृत में है। खड़ी बोली, खड़ी बोली में क्या है, कामायनी है, कामायनी की बोली क्या है, खड़ी बोली है। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा किसकी है, सुजान सागर की है। तो ये सभी हमारा आंसर हो गए। दोस्तों आज के हमारे 30 क्वेश्चन की सीरीज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और कहना चाहूँगी सभी अपना स्कोर अवश्य शेयर करें कि आप लोगों के कितने गलत हुए। सही मत बोलना कि हमारे ये सही हुए, लेकिन हाँ गलत अवश्य शेयर करें कि ये हमारे गलत क्यों हुए, ताकि जब टाइप करोगे ना इतने गलत, तो आपके मस्तिष्क में 2 बार क्लिक होगा, अच्छा इतने गलत हुए। दोस्तों ईमानदारी और बेईमानी ये सब आपके हाथ में है और ये सब आपके लिए ही है। आप अपने आप के प्रति ईमानदार रहते हो तो आगे बढ़ोगे, अपने आप के प्रति बेईमान रहोगे तो पीछे निकल जाओगे, पीछे पिछड़ जाओगे। तो दोस्तों ये सब आपके ही ऊपर है। ये टेस्ट सिर्फ आपको जांचने के लिए दिया जा रहा है कि आप अपने आप को जांचें कि मेरी तैयारी कितनी है। साथ साथ में देखो हमें ना, आप जानते हो बहुत बार कहा जाता है कि अध्यापक जो होता है वो 4 आंखों वाला होना चाहिए, यानी चारों दिशाओं से सजग रहना चाहिए। तो हम ये भी देखें कि हमारी तैयारी कितनी है, साथ साथ ये भी देखें कि कौन सा नया क्वेश्चन हमें मिल रहा है। कल इसका अगला पार्ट आपके समक्ष लेकर आते हैं, उसमें थोड़े से और कठिन क्वेश्चन होंगे। जो पिछला था उससे आज थोड़े कठिन थे और आज वाले से कल वाली सीरीज थोड़ी सी कठिन होगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और कहना चाहेंगे कि अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर कर दें। धन्यवाद।